हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हिंदू लॉ के संबंध में, पार्टीशन के संबंध में, पार्टीशन सूट के संबंध में, फैमिली प्रॉपर्टी सेटलमेंट के संबंध में कुछ वीडियोस बनाऊं, क्योंकि उनका कहना है कि यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड इट थॉरली। वेल, इसमें मेरा भी अनुभव यही है कि हिंदू लॉ, फैमिली पार्टीशन अरेंजमेंट्स और पार्टीशन से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं दे आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड नीडेड टू बी अंडरस्टैंड थॉरली। तो इस संबंध में मैं एक पूरा सीरीज लेकर आ रहा हूं जो रिलेटेड होगा हिंदू लॉ से, फैमिली प्रॉपर्टी सेटलमेंट से और पार्टीशन के संबंध में। इस क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जनरल रूल ऑफ सक्सेशन क्या है, यानी कि इससे पहले हम लोग फैमिली प्रॉपर्टी अरेंजमेंट और पार्टीशन जैसे कॉम्प्लेक्स मैटर में इंटर करें, हमें इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि जनरल रूल ऑफ सक्सेशन है क्या, यानी कि हिंदुओं के संबंध में उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदुओं के उत्तराधिकार संबंधी साधारण नियमों का। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए इस टॉपिक का श्री गणेश करते हैं और आज सबसे पहले आपको दो शब्दों से परिचय कराऊंगा, दैट इज टेस्टामेंट्री सक्सेशन एंड इंटरस्टेट सक्सेशन। जब भी हम बात करते हैं फैमिली प्रॉपर्टी सेटलमेंट की या फिर पार्टीशन की, तो सबसे पहले जिस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए वह है टेस्टामेंट्री सक्सेशन या इंटरस्टेट सक्सेशन आखिर होता क्या है। लॉ स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस टर्म को अच्छे से समझें। इवन कि आम लोगों के लिए भी इन शब्दों की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि जब भी आप पार्टीशन जैसे मुद्दे में पढ़ेंगे और ख़ास करके अगर बात अदालत में पहुंच जाए तो आपको बराबर लीगल प्रोसीडिंग में इन दो शब्दों को सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन की। Testamentary succession is the succession in which the property is transferred as per the will made by the person before his death। अब इसे आसान भाषा में कुछ यूं समझे कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक विल बनाता है, मृत्यु उपरांत जब उसका प्रॉपर्टी डिसॉल्व होता है और उसके उत्तराधिकारों में बढ़ता है एज पर द विश व्हाट ही हैज एक्सप्रेस्ड इन द विल, तो इसे टेस्टामेंट्री सक्सेशन कहा जाता है। यानी कि जब भी किसी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल किसी विल के द्वारा होता है देन दैट इज कॉल्ड टेस्टामेंट्री सक्सेशन। अब जानते हैं कि इंटरस्टेट सक्सेशन क्या होता है। इंटरस्टेट सक्सेशन इज व्हेन अ पर्सन होल्डिंग द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी passes away without making any proper will. Under such condition the general constitutional laws are applied to deliver the property to the rightful person। अब इसे आप यूं समझे कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत जब उसके प्रॉपर्टी का डिस्पोजल जो होता है अदर देन विल होता है देन इट इज कॉल्ड इंटरस्टेट सक्सेशन। यानी कि जिस भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है वह विल के द्वारा नहीं होगा बल्कि अदर देन विल होगा। अब अदर देन विल का मतलब क्या हुआ? अदर देन विल का मतलब हुआ कि जब उसने कोई विल नहीं बनाया है तो उसके उत्तराधिकारों में जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा वह हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत होगा। किसी भी तरह का फैमिली पार्टीशन सेटलमेंट जो होता है वह इंटरस्टेट सक्सेशन में आता है। तो अब एक लाइन में इसे यूँ समझे कि जब भी किसी के प्रॉपर्टी का डिस्पोजल वसीयत के द्वारा होता है तो उसे टेस्टामेंट्री सक्सेशन कहा जाता है, और जब किसी के प्रॉपर्टी का बंटवारा अदर देन विल होता है यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा होता है तो फिर इसे इंटरस्टेट सक्सेशन कहा जाता है। तो अब आप जब भी टेस्टामेंट्री सक्सेशन या इंटरस्टेट सक्सेशन के संबंध में सुनेंगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उस केस में जो प्रॉपर्टी का मामला है वह बाय विल डिस्पोज हुआ था या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत
बंटवारा हुआ था। और अब मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराधिकार के संबंध में नियम क्या है। तो इस संबंध में आपको सबसे पहले 4 चीजें जाननी जरूरी हैं। पहला, हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक स्केड्यूल बना हुआ है। उस स्केड्यूल के अंतर्गत 2 क्लास है, क्लास 1 एंड क्लास 2। इन दोनों क्लास में उन रिलेशंस को मेंशन किया गया है जो उत्तराधिकार के श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 1 की। अब आप क्लास 1 के अंतर्गत जो रिलेशंस देख रहे होंगे वह है सन, डॉटर, विडो, मदर, सन ऑफ प्री डिसीज्ड सन, एसेट्रा। अब आपको क्लास 1 में बहुत सारे रिलेशंस नजर आ रहे होंगे। यही सारे रिलेशंस जो होते हैं वह किसी भी व्यक्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं क्लास 2 में। क्लास 2 में भी क्लास 1 की तरह बहुत सारे रिलेशंस जो हैं वह आपको नजर आ रहे होंगे उत्तराधिकार के रूप में। क्लास 1 जो है इसमें जितने रिलेशंस मेंशन किए गए हैं, अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा करना होगा तो किस प्रकार से इन रिलेशंस के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, यह एक अलग मुद्दा है और इसको किसी अलग वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं इस विषय को इंक्लूड करूंगा तो इट विल क्रिएट अ मेस। तो मैं चाहता हूं कि जनरल रूल ऑफ सक्सेशन जो है सबसे पहले आप उसको एक साधारण तौर पे समझ लें। तो क्लास 1 आपने समझ लिया, क्लास 2 समझ लिया। दोनों में बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो डिफाइन हैं, जो किसी व्यक्ति के उत्तराधिकार हो सकते हैं। तीसरी चीज जिसको आपको जानने की आवश्यकता है वह है एग्नेट रिलेशनशिप। अब ये एग्नेट रिलेशनशिप होता क्या है? When two persons are related to each other by blood or adoption but wholly through males, they are said to be agnates of each other। यानी कि जब भी किसी 2 व्यक्ति के बीच के रिलेशन में जो लाइन ऑफ रिलेशनशिप है वह सिर्फ बाई मेल हो, देन इट इज कॉल्ड अ एग्नेट रिलेशनशिप। अब आपको इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं, मेरे पिता, मेरे दादा और मेरे परदादा। तो मेरे और मेरे परदादा के बीच में जो रिलेशनशिप है और उसके बीच में जो लाइन ऑफ रिलेशनशिप है उस लाइन में सारे मेल्स हैं। यानी कि मैं, मेरे पिता, मेरे दादा और मेरे परदादा। यानी कि मैं और मेरे परदादा जो हैं वह एग्नेट्स हुए। यानी कि मेरे और मेरे दादा के बीच में जो भी लाइन ऑफ रिलेशनशिप है उसके बीच में कहीं भी कोई फीमेल नहीं है। अब इसके बाद जो चीज़ आपको जाननी जरूरी है वह है कॉग्नेट रिलेशनशिप। अब कॉग्नेट रिलेशनशिप में जब 2 व्यक्तियों के बीच के रिलेशनशिप में जो लाइन ऑफ रिलेशनशिप है उसमें कोई फीमेल आ जाए तो फिर उन दोनों का जो रिलेशन होता है वह कॉग्नेटिक रिलेशनशिप होता है। यानी कि वह एक दूसरे के कॉग्नेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, मेरी माँ, मेरे मामा और मेरा ममेरा भाई। अब मेरे और मेरे ममेरे भाई के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ अ कॉग्नेट रिलेशनशिप। और इसका कारण यह है कि मेरे और मेरे ममेरे भाई के बीच में जो लाइन ऑफ रिलेशनशिप है उसमें एक फीमेल है एंड दैट इज़ माई मॉम। तो इसको एकदम आसानी से समझ लीजिए कि जब 2 व्यक्तियों के बीच के लाइन ऑफ रिलेशनशिप ओनली थ्रू मेल्स होते हैं देन इट इज़ अ एग्नेट रिलेशनशिप। और जब उस लाइन ऑफ रिलेशनशिप के बीच में कोई फीमेल आ जाती हैं देन इट इज़ कॉल्ड अ कॉग्नेट रिलेशनशिप। अब उत्तराधिकार के संबंध में मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। पहला, स्केड्यूल का क्लास 1, दूसरा स्केड्यूल का क्लास 2 और फिर एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। अब ये चारों कैसे जनरल रूल ऑफ सक्सेशन से रिलेटेड हैं उस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि हिंदुओं में जो समान उत्तराधिकार के नियम हैं उनमें क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट्स और कॉग्नेट्स की क्या भूमिका है। तो अब आप इसे यूँ समझें कि जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है और अगर उसने कोई विल नहीं बनाया है तो उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी वो रिलेटिव्स होंगे जिनको क्लास 1 में रखा गया है। अगर उस व्यक्ति के
कोई भी ऐसे रिलेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं जो कि क्लास 1 के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि उनका कोई बेटा भी नहीं है, कोई विडो भी नहीं है, कोई डॉटर भी नहीं है, या जितने भी रिलेशनशिप क्लास 1 में मेंशन किया गया है वह कोई भी नहीं है। इन दैट कंडीशन ओनली उस व्यक्ति के जो उत्तराधिकारी होंगे वह वो रिलेटिव्स होंगे जो क्लास 2 के अंतर्गत आते हैं। इन केस अगर उस व्यक्ति का कोई भी ऐसा रिलेटिव जो क्लास 1 में आता है और क्लास 2 में आता है वो नहीं है, इन दैट कंडीशन उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी वो रिलेटिव्स होंगे जो उनके साथ एग्नेटिक रिलेशनशिप में आते हैं, यानी कि उनके एग्नेट्स हैं। इन केस अगर उस व्यक्ति का कोई भी ऐसा रिलेटिव नहीं है जो क्लास 1 में आता है, क्लास 2 में आता है, और कोई ऐसे भी रिलेटिव्स नहीं हैं जो एग्नेटिक रिलेशनशिप में हैं, तो फिर इस परिस्थिति में जो उनके प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी होंगे वह ऐसे व्यक्ति होंगे या फिर ऐसे रिलेटिव होंगे जो उनके साथ कॉग्नेटिक रिलेशनशिप में आते हैं, यानी कि उस व्यक्ति के कॉग्नेट्स हैं। दिस इज कॉल्ड द जनरल रूल ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग हिंदूज। हिंदू सक्सेशन एक्ट में एग्नेटिक और कॉग्नेटिक रिलेशनशिप को इसीलिए डिफाइन किया गया है कि अगर मरने वाला जो व्यक्ति है उसका कोई भी ऐसा उत्तराधिकार इस दुनिया में नहीं है जो क्लास 1 या क्लास 2 में आए, तो फिर इस परिस्थिति में अगला उत्तराधिकार जो हैं वह एग्नेटिक रिलेशनशिप वाले होंगे, और अगर वह भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो फिर लास्टली इन दैट कंडीशन उस प्रॉपर्टी के जो उत्तराधिकारी होंगे वह कॉग्नेटिक रिलेशनशिप वाले व्यक्ति होंगे। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।